नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंद किसान में। और मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन। आज की तारीख में एक बार फिर से जो कृषि कानून को लेकर जो 10वें दौर की वार्ता हम कहें तो एक बार फिर से बेनतीजा रही। अगली तारीख 22 जनवरी की मिली है और कई मामलों में जो दिन है ये महत्वपूर्ण रहा क्योंकि कई महत्वपूर्ण फैसले सामने आए। सरकार ने अब इस बार खुद का एक प्रस्ताव दिया है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के इतर एक कमेटी सरकार ने प्रस्ताव दिया है। किसान संयुक्त किसान मोर्चा के जो लीडर्स हैं उनको बोला है कि अगर आप चाहें तो हम एक कमेटी बना सकते हैं और आपकी रजामंदी से और जो आप प्रतिनिधि जो अपने अपने चाह रहे हैं हम उनको शामिल करेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे देंगे। इसके अलावा जो बोला गया एक और महत्वपूर्ण बात कि इन कृषि कानूनों को लगभग 1.5 साल के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव भी सामने आया है, जिस पर जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो लीडर्स हैं उन्होंने समय लिया है। उन्होंने कहा कि अब हम जितने भी बाकी किसान हैं उन सब से राय मशवरा लेंगे और उसके बाद अपना अगला फैसला लेंगे। इस बाबत एक महत्वपूर्ण बैठक कल के दिन होगी सिंघू बॉर्डर पर। और इस सब पर और क्या हलचल मची है, आज के जो फैसले हैं, किस तरह की बैठक में क्या क्या बातें सामने आई, उस सब पर और ज्यादा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ हन्नान मोला साहब हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया किसान सभा के। नमस्ते सर, आपका स्वागत है हिंद किसान में। सबसे पहले आज की जो बैठक रही उसकी एक तस्वीर पेश कीजिए। क्या क्या मुख्य बातें आई? बार बार यही सुनने को मिला अपडेट्स में कि एमएसपी को लेकर सरकार अभी भी उससे बच रही है। उस पर कोई फैसला लेने में, निर्णायक फैसला लेने में एमएसपी को लेकर इस तरह का रुख क्यों? आज की मीटिंग शुरू में तो थोड़ा गर्मागर्मी था जी, फिर बाद में टी ब्रेक का बाद सरकार ने आया और थोड़ा नया प्रस्ताव रखा है। और ये प्रस्ताव में हम शुरू में बोला था, पहले तो एनआईए में जो झूठे मुकदमा हो रहा है उस पर हल्ला हुआ तो सरकार बोला जो पुराना जो नाम दिया था हम उसको देखा है, नया किसी को अगर हुआ तो आप नाम दे दो, हम लोग उसको देखते हैं, उसको रोकने का काम करेंगे, इतना बोला। उसके बाद हम शुरू किया तो भाई हमारा तो रिपील का एक्ट मांग है, आप रिपील करो जी। ये तो यही चल रहा है। वो बोला नहीं, हम तो बोल रहे हैं अमेंडमेंट करो और थोड़ा नया अमेंडमेंट भी दे दो तब भी हम उसको स्वीकार करेंगे। हम यही है, रिपील छोड़ के कोई भी प्रस्ताव दो हम करने के लिए तैयार है, ऐसा बोल। तो बोला आपको बोला तो क्या प्रस्ताव सरकार की ओर से है इस परिस्थिति में? तो सरकार बोला जनता तो सफरिंग कर रहा है, इसको जल्दी दूर होना चाहिए, हम भी इसमें पीड़ित है, तो कैसे जल्दी जल्दी इसको दूर किया जाए, इसलिए हमारा प्रस्ताव यही है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाके लिखित एफिडेविट देंगे। सुप्रीम कोर्ट में लिखित देने से हैव द फेथ ऑन इट कि हम लोग इसको सुप्रीम कोर्ट को बोलेंगे 1.5 साल, कम से कम 1.5 से 2 साल इसको बंद रखो, कीप इन एबेंस। तो वो जो रहेगा उस पीरियड में हम एक कमेटी बना के 3 कानून और एमएसपी के बारे में चर्चा करेंगे और वो चर्चा के आधार पर जो कंक्लूजन होगा कमेटी को, वो कंक्लूजन सरकार उसको लागू करे। तो अब क्या इस कमेटी के कॉम्पोजिशन को लेकर कुछ बातचीत हुई क्या? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी हुई थी वो तो अचानक ऐसे 4 सदस्यों को ले लिया गया था जो कि प्रो फ्री मार्केट इकोनॉमी के, जी, जो समर्थक रहे हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी के। नहीं, ऐसा नया एक कमेटी के बारे में, वो पुराना कमेटी से हमारा कोई संबंध नहीं है, वो अलग है। तो अभी ये नया जो प्रस्ताव आया है उसमें किसान, सरकार, सब पक्ष एक ही कमेटी बनाने का सवाल आएगा और चर्चा भी हमसे करना पड़ेगा और टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी चर्चा करना पड़ेगा। ये सब बाद में होगा। मगर ये जो प्रस्ताव है वी से इट लिटिल स्टेप फॉरवर्ड। अगले 9 मीटिंग से जो थोड़ा नकारात्मक होता था, ये थोड़ा लिटिल स्टेप फॉरवर्ड। तो हम लोग इसको बोला ठीक है, ये प्रस्ताव आप दिया है तो आप इसको हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा 500 संगठन है, सबसे बातचीत करना पड़ेगा। आज और कल हम बातचीत करेंगे दिन भर और ये प्रस्ताव रखेंगे सबके सामने
और सबके सामने रखने का बाद सब मिला के जो सहमति बनेगा वो होगा हमारा अगले प्रस्ताव। मैं आपको प्रस्ताव लेके जा रहा हूं संगठनों का पास, और वो जो प्रस्ताव बन के आएगा अगले मीटिंग में रखेंगे। तो अगले 22 तारीख 12 बजे मीटिंग का तय हुआ है जी। हम जो प्रस्ताव रखेंगे वो प्रस्ताव सरकार स्वीकार करे तो एक रास्ता खुल सकता है। तो वो प्रस्ताव क्या होगा चर्चा करने का बाद पता चलेगा जी। उस हिसाब से जो 22 तारीख की बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। उसमें एमएसपी को लेकर आप लोग किस तरह का कंसेंसस बिल्डअप करने वाले हैं, क्योंकि एमएसपी एक बहुत ही मुख्य मांग है। और अगर इन 3 कृषि कानून के रहते कुछ लोग की ये भी राय है कि शुरू से ही एक मांग थी कि एक चौथा अध्यादेश ला दिया जाए जिसमें एमएसपी को बाध्यकारी बनाया जाए, तो शायद स्थिति यहां तक नहीं पहुंचती। वो तो सरकार नहीं किया, इसलिए समस्या और गहराया। हम लोग बोला एमएसपी के बारे में हमारा दृष्टिकोण साफ है। हम शुरू से बोल रहे हैं एमएसपी का मतलब उसके फायदे उस रेट का सवाल है, C2 प्लस 50%। सेकेंड है कवरेज है, ओनली फ्यू क्रॉप्स आर इंक्लूडेड, बहुत सारे फसल बाहर पड़ा है, उससे कितना बढ़ा सकता, जोड़ सकता। तीसरा है इसको एक खाली दाम ऐलान करने से नहीं होगा, उस दाम से खरीदना पड़ेगा। तो सरकार खरीदे या प्राइवेट खरीद करे, उसी के नीचे कोई खरीद ना करे, और जो इससे नीचे खरीद करेगा उसके लिए कोई प्रावधान रहे उसको रोकने की। तो सर जब भी कानूनी गारंटी का मतलब वही होता है। जब भी ये सिर्फ अनाउंस करता हम देंगे रिटर्न ये सब कुछ फाजूल बात है। गारंटीड का मतलब है 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जब उसमें रहेगा उसका विशेषता, तभी वो कानूनी हो सकता। तो हम कानूनी उसको जमा पहनाने का मांग कर रहे हैं। तो इसको आधार पर चर्चा करेंगे, हम रखेंगे। उसके बाद सरकार का भी अपना कुछ इतना पैसा कहां से आएगा, हमारा पैसा आएगा, ऐसा नहीं आप खरीद नहीं करेंगे, आप बेचेंगे जी। जो ये 17 लाख करोड़ रुपए की जो खर्चे की बात सामने आई थी कि फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा, एक ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये सामने आया था 17 लाख करोड़। सरकार ने कहा कि हम इसका बोझ नहीं वहन कर सकते हैं। तो अब आप लोग किस तरह से कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, क्या आप लोगों की स्ट्रैटेजी होगी, और ये जो रकम जो ये 17 लाख करोड़ की जो फिगर है ये असल में कितनी रियलिस्टिक है? ये तो रियलिस्टिक पूरा नहीं है, सरकारी हिसाब है, मगर जो सरकार खरीद करेंगे सरकार बेचेंगे भी ना, वो तो खरीद करके गंगा में फेंक नहीं देंगे ना जी। उसका बिजनेस होगा ना, खरीद करके बेचेंगे, बेचने के बाद कितना पैसा आएगा वो भी देखना पड़ेगा, और उसके बाद बेचने के बाद कितना पैसा उसमें, उसके बाद गैप कितना रहेगा, दैट विल बी द डिफिसिट, मे बी 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख मालूम नहीं, कम होगा। तो इसलिए सरकार जो दिखा रहा है वो डराने वाला बात दिखाना चाहता है, वो बेचने वाला बात बता ही नहीं रहा है, जैसे खरीद करके अपने जेब में रख देंगे, बात तो ऐसा नहीं है। तो हम बातचीत करेंगे, जब बात आएगा जरूर हमारा आर्गुमेंट तो रहेगा, हम कोशिश करेंगे, और सरकार वादा किया है जो सहमति होगा उसको हम लागू करेंगे। तो सर जब भी इस तरह की बात आती है तो वैल्यू चेन पर इसका क्या असर पड़ेगा, जो फसलें हैं उनके प्राइस पर क्या असर पड़ेगा, महंगाई कितनी बढ़ जाएगी, उस फसल की क्वालिटी क्या होगी, ये तमाम मुद्दे सामने आते रहे हैं जब भी एमएसपी का मुद्दा सामने आता है। इस पर आप लोग किस तरह से अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, कंसेंसस बनाएंगे कि वो तर्क जो है वो बहुत जबरदस्त तर्क हो ताकि कन्विंस्ड हो सरकार? वो तो हमारे विस्तार से जब आएगा पॉइंट, सब पॉइंट पर चर्चा करके हम बताना पड़ेगा। जैसा एक बात है उपभोक्ता का बात है, उपभोक्ता का बारे में हम सचेत है, और उपभोक्ता जब हम 2 रुपया टोमेटो में मिल रहा है, उपभोक्ता 80 रुपया दे रहे हैं, तो सरकार कहाँ दे रहे हैं उपभोक्ता की सुविधा? हो रहा है उपभोक्ता को देखना पड़ेगा, कहाँ देख रहा है? हम तो किसान मार रहे हैं 2 रुपया में, और उपभोक्ता दे रहे हैं 80 रुपया, तो उपभोक्ता बेनिफिट कहाँ मिल रहा है? तो जो बोल रहे हैं उपभोक्ता देखेंगे तो देख नहीं रहा है, सही ढंग से देखना पड़ेगा, उसको सप्लाई चेन क्या होगा। उसके बाद मेरा बात यही है हमारा कि किसान के सारे बोझ क्यों बहेंगे? हम उत्पादन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम मर रहे हैं, सारे बोझ क्यों अपना हमारे ऊपर रहेगा?
क्यों बोझ बढ़ेगा? कुछ तो बांटना पड़ेगा, सरकार के ऊपर पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा उपभोक्ता के ऊपर पड़ेगा, और जो ज्यादा दाम होगा तो सरकार को कुछ सब्सिडी देना पड़ेगा, क्योंकि फूड के साथ दूसरे प्रोडक्ट्स का कंपेयर नहीं होता। ये बात प्रिंसिपली मानना पड़ेगा। आपका कपड़ा दो की जगह एक हो, आप मैनेज कर लेंगे। एक अच्छा चप्पल की जगह हवाई चप्पल में आप चला लेंगे, मगर एक दिन खाना नहीं होगा तो कल आप मरोगे। इसलिए फूड प्रोडक्ट्स के साथ, किसान का प्रोडक्ट के साथ बाकी कोई प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर करके आप पॉलिसी तय नहीं कर सकता। इसका विशेष पॉलिसी होना चाहिए। इसमें किसान भी बचे, उपभोक्ता भी बचे, सरकार भी पैसे इसमें लगाए थोड़ा, उसके बाद एक रास्ता निकालना पड़ेगा सरकार की, सरकार का जिम्मेदारी होता है। जी, आपको क्या लगता है कि जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं जो खरीदी करेंगे उनके ऊपर एमएसपी बाध्यकारी बनाना कितना मुश्किल है? क्या प्राइवेट ट्रेडर्स की तरफ से रेजिस्टेंस आ रही है, या सरकार के ऊपर जिस तरह से ये लांछन लग रहे हैं कि वो प्रो कॉर्पोरेट्स हैं, उनको सिर्फ पूंजीपतियों की ही परवाह है, क्या वो जो नैरेटिव है वो काम कर रहा है? आपको क्या लगता है कि इसमें इतनी दिक्कतें क्यों आ रही? क्योंकि तो सीधी सी बात जो आपने सामने रखी कि किसान और उपभोक्ता दोनों का फायदा देखना वो भी सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये तो सरकार जो जिस तरह पॉलिसी तय करता है, ये पॉलिसी में अल्टीमेट बेनिफिट तो जाता है कॉर्पोरेट के घर में, बड़े व्यापारी का पास में जाता है। उसका बेनिफिट ना कंज्यूमर पर पासिंग होता है, ना प्रोड्यूसर पर। तो ये जो है इम्बैलेंस है, ये तो सरकार को ढूंढना है, इसको काम है। हम तो मांग करते हैं, हमारा हमारा असुविधा देखना है, हम तो क्यों प्रोडक्शन करके खुदकुशी करने में मजबूर होंगे? सरकार को देखना है, सबको देखना है, सारे बोझ हमारा ऊपर क्यों होगा? सरकार सबको सस्ता देने के लिए हम क्यों मरेंगे अकेले? मरे तो सब मिलकर मरे, कम कम थोड़ा थोड़ा मरे, हम अकेला सारे बोझ क्यों गए? ये तो जस्टिस का सवाल है ना। सारे नुकसान हमारे ऊपर है, किसान का ऊपर है, जबकि किसान 18 घंटा काम कर रहा है, इसके बावजूद भी खर्चा बढ़ रहा है, बाजार में दाम नहीं मिल रहा है, कर्जा नहीं मिलता है, सब उसका सब्सिडाइज इनपुट नहीं मिलता, आखिर में 4 लाख को खुदकुशी करना पड़ा। तो ये सारे समस्या तो झेलना पड़ता है किसान को, ये तो सबको देखना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा कहना, पॉलिसी जब तय करे सरकार, ये सारे बात ध्यान में रखते हुए पॉलिसी तय करे। तो हमारा पॉलिसी का प्रॉब्लम क्या है? पॉलिसी दो तरह हो सकता है। एक एग्रीकल्चरल पॉलिसी कीपिंग फार्मर्स इन द सेंटर, एंड देन पॉलिसी फ्रेम प्रोडक्शन, प्रॉफिट, सप्लाई, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रोसेसिंग, ऑल विल डेवलप इर्द गिर्द में किसान का। और एक हो सकता है सारे बीच में रहेगा, उसका प्रॉफिट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, प्रोडक्शन सब रहेगा सेंटर में, और किसान रहेगा पेरीफेरी। एक पॉलिसी हो सकता है। आज जो पॉलिसी होता है, ये किसान को पेरीफेरी में रख के ये एग्रीकल्चरल पॉलिसी होता है। 70 साल में ऐसा ही हुआ, कोई भी सरकार। हमारा कहना है किसान को सेंटर में रख के पॉलिसी करोगे तो किसान पर ध्यान तभी आए। ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन में गलत है। लेकिन सरकार तो बार बार यही दावा कर रही है कि किसान केंद्र में है, हम किसानों की परवाह कर रहे हैं, ये कानून ऐतिहासिक है। किसान की पागल है क्या? 4 लाख खुदकुशी किया, रोज 52 फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड, वो पागल है क्या? किसान की समझाता नहीं, उसका अच्छा ही है क्या इसमें है, बुराई क्या इसमें है? ऑफिस में बैठे, ठंडा घर में बैठे हुए वो ब्यूरोक्रेट्स जो है, जो ज्यादा कॉर्पोरेट का नजदीक हो रहता है, वो हमको सिखाएंगे कैसे करना है, कैसे मुनाफा होगा, कैसे लाभ होगा। हम जानते नहीं, हजारों साल से हम जो कर रहे हैं, खेती में जिंदगी बिता रहा है, हम मर रहे हैं, सबको जिंदा रख रहा है, हमारा कोई अकल नहीं है क्या? सारे आके वो दलालों के पास है क्या? ये बताइए, अब जिस तरह से कृषि कानून को लेकर जो किसान भाई बहन दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं, और ये केवल किसान आंदोलन न रहकर एक जन आंदोलन की शक्ल ले चुका है। लोग माने या ना माने, लेकिन जिस तरीके से भीड़ उमड़ी है, जिस तरह से लोग उनकी सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं पुरुष सब खड़े हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो थाली का मुद्दा है ये लोगों का भी है? जैसे हमने बातचीत की उपभोक्ताओं का, क्या अब आपको लगता है कि लोगों में उस तरह की चेतना आ गई है कि ये जो एक
जो बातें सामने आनी चाहिए कृषि नीतियों को लेकर, उसमें जो गैप्स रहे हैं उस सब पर अब बातें हो रही हैं कम से कम, और आगे चलकर कुछ इसका हल निकल पाएगा। आपको क्या लगता है अभी किस मुकाम पर हम पहुंचे हैं? ये आंदोलन शायद जेपी मूवमेंट का बाद ये फिर ऑल इंडिया लेवल में सबसे बड़ा आंदोलन, और भारत के इतिहास में सबसे बड़ा किसान आंदोलन, सबसे बड़ा भारत के इतिहास। इतना बड़ा किसान आंदोलन भारत में कभी हुआ नहीं था। इतना पार्टिसिपेशन, इतना डिटर्मिनेशन, इतना यूनिटी, इतना स्प्रेड, इतना जो है, ये इतना बड़ा किसान आंदोलन इतिहास में एक ऐतिहासिक आंदोलन है। जन आंदोलन में हो गया, तो ये जन आंदोलन जब हो गया, तरीका है सब। जी, आपकी कुछ नेटवर्क में कुछ इशू है सर, बातचीत बीच में कट गई। आपको मेरी आवाज आ रही है? चला गया है जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए, तो उनसे मेरा लगता है संपर्क टूट गया है। और जी हनान साहब, जी आप बोल रहे थे आवाज कि कम हो गया। कोई नहीं, अब बिल्कुल आवाज ठीक जा रहा है, है? आवाज आ रही है मुझे। और आप बोल रहे थे कि तो ये जो है आवाज नहीं आ रही है मुझे आपकी हनान जी। जी हेलो, जी, अब आवाज आ रही है आपकी। तो ये जो सवाल है, ये जन आंदोलन है, और ये जन आंदोलन का जो चेहरा दिया है, डिटर्मिनेशन जो किसान के अंदर है, इसको आना हमारा काम है। हम लीडरशिप इसके साथ है, मगर किसान ये इतना डटे हुए है जो कोई जी, आपकी आवाज लग रहा है मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ इंटरनेट कनेक्शन में दिक्कत है। संपर्क एक बार फिर से साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे। तो ये इस जन आंदोलन को आगे बढ़ाना ही हमारा काम है, और आज सरकार के सामने ये बड़ा चैलेंज है। हम जो आंदोलन घोषणा किया है वो प्रोग्राम जारी है, 26 तारीख का पैरेड जारी है, आंदोलन चल रहा है, और इस प्रेशर रहेगा तब सरकार बात करेगा, प्रेशर चले जाएगा तो सरकार हट जाएगी। ये प्रेशर जन आंदोलन को रहेगा, और इसके बीच में हम बातचीत करके इसको फैसला करने का कोशिश करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हनान साहब हमसे जुड़ने के लिए, और 20 जनवरी की बैठक में क्या कुछ हुआ वो तस्वीर सामने रखने के लिए, किस तरह के डेलिब्रेशंस हुए, अब मन में किस तरह की हौसला है आगे जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के लिए जो गण है, जनता का जो रिजॉल्व है, और साथ में किसानों का जो हौसला है, रिजॉल्व है, वो किस तरह से पूरा होगा देखते हैं। लेकिन आपने जो महत्वपूर्ण बात कही कि जो 20 तारीख की बैठक है उसको हम एक कदम आगे ही मानेंगे, जो अल्टीमेट गोल है उस तरफ कहीं ना कहीं कदम बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। 26 जनवरी को किसानों ने बोला है कि वो एकदम शांतिपूर्ण परेड निकालेंगे जिसमें कई राज्यों से झांकियां होंगी, और यहाँ तक कि उन्होंने दिल्ली वासियों को आमंत्रित भी किया है उस परेड को आकर देखने के लिए, समझने के लिए कि न केवल उसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान हैं, बल्कि तमाम राज्यों के, कुछ 29 राज्यों के किसानों की झांकी निकलेगी बोला जा रहा है, और उसमें और भी बहुत सी झलकियां होंगी जो कि किसान के जीवन में जानने लायक बातें हैं। तो इसी के साथ मैं इस चर्चा को यही समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।